बात कर रहे थे एक दो क्वेश्चंस के बारे में। जरा एक दो क्वेश्चंस और हैं जो पिछले बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट CV इक्वल टू, CV मीन्स विशिष्ट ऊष्मा किस पर, स्थिर आयतन पर, ठीक है, माइनस T डेल स्क्वायर F अपॉन डेल T स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है CV इक्वल टू माइनस के टी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट V। ठीक है, चलो सर अपन जानते हैं चूंकि F इक्वल टू यू माइनस टी एस होता है। ठीक है, इसका मतलब अपन क्या करते हैं, पहले डेल एफ अपॉन डेल टी निकाल लेते हैं एट कॉन्स्टेंट V पर। ठीक है, या फिर पहले डी एफ निकाल लो। चलो डी एफ इक्वल टू डी यू प्लस डी यू माइनस टी डी एस माइनस के एस डी टी। अपने पास क्या होता है, फ्लॉट डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी और फ्लॉट डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। इसका मीनिंग टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। इसका मतलब डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी। जरा ये डी यू का वैल्यू अपन क्या करते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं। आ जाओ, डी एफ इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी माइनस टी डी एस माइनस के एस डी टी। डी एफ का वैल्यू क्या आ गया, माइनस के पी डी वी माइनस के एस डी। ठीक है, अपन को चाहिए डेल एफ अपॉन डेल टी। अगर अपन मान लें कि परिवर्तन अगर अल्प हो, यदि स्थिर आयतन, यदि आयतन स्थिर हो, मतलब V कांस्टेंट। स्थिर आयतन का मतलब क्या है, V का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब dV इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब DF तो माइनस के एस डी टी। या फिर अगर अपन एक बात कहें, यदि परिवर्तन कैसा है, अल्प है। ठीक है, इसका मतलब S इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी। ठीक है, ये किस पे है, कांस्टेंट V पे है। अपन को चाहिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट V। आ जाओ पुणे, या फिर ऐसा करें t के सापेक्ष स्थिर V पर आंशिक अवकलन से, दोबारा से क्या कर दो, अवकलन, क्या आ जाएगा, डेल एस अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट V। चलो अपन एक और काम कर लेते हैं इसके साथ। क्या काम करते हैं, अपन क्या जानते हैं, चूंकि डेल क्यू होता है टी डेल एस, अल्प परिवर्तन के लिए डी क्यू को अपन डेल क्यू लिख सकते हैं। ये सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कोई लॉजिक बात नहीं। डेल क्यू इक्वल टू टी डेल एस। इसका मतलब अगर अपन को डेल एस लिखना है, डेल एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, रख दो डेल क्यू अपॉन टी इंटू डेल्टा टी, या 1 अपॉन टी अलग से लिखो, इट्स इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट टी। टी को इधर ट्रांसफर कर दो, डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट V तो है ही चल रहा है इसके साथ, ये एट कांस्टेंट V की बात है सारी, इज इक्वल टू
माइनस के टी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वी। इसका मतलब डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी, इसको कह सकते हैं अपन सी वी इक्वल टू माइनस के टी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर एट। हो गया प्रूफ। देखो जरा एक बार की, ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये पूरा। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, देखो जरा फटाफट से। ये की है, अरे ये टर्म है बस इसकी, ये यही तो नीचे लिखी है अपन ने, यही टर्म है। मीन्स इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, सी वी इक्वल टू माइनस के टी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वी। ठीक है, चलो हो गया क्लियर। आगे बात करते हैं। अगली बात सुनो जरा। अरे देखो भाई, अपन ने क्या किया है, डेल क्यू इक्वल टू होता है टी डेल एस, इसका मतलब डेल एस इक्वल टू हो गया डेल क्यू अपॉन टी। मैं क्या करता हूं, डेल एस की जगह डेल क्यू अपॉन टी रख लेते हैं इस इक्वेशन में, इधर वाली में ये रख दिया हमने, वन अपॉन टी डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। डेल एस की जगह क्या रखा है अपन ने, डेल क्यू अपॉन टी, वन अपॉन टी डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वी। यही तो टर्मिनोलॉजी है। फिर डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी का वैल्यू कितना है, टी इधर से भेज देंगे, टी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वी। डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी क्या होता है, सी वी होता है। स्थिर आयतन पर ऊष्मा में ताप के साथ जो परिवर्तन होता है वो विशिष्ट ऊष्मा होती है, किस पर, स्थिर आयतन पर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा एक बार की। सुनो अगला क्वेश्चन, हाँ पता है, नोट्स देंगे। प्रूव दैट Cp is equal to minus T del square G upon del T square at constant P। ठीक है, जरा आओ इधर देखो, G क्या होता है, H माइनस टी एस, क्योंकि गैप्स मुक्त ऊर्जा G इक्वल टू H माइनस टी एस। अपन क्या करते हैं, अरे सुन लिया भाई, नोट्स का कितनी बार बोलोगे, सुन लिया नोट्स का हमने, सबने सुना, हमें पता है, सबको मिल जाएंगे, टेंशन मत हो, ज्यादा इतना प्रेशर मत। चलो डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस के एस डी टी। ठीक है, डी जी का वैल्यू आ गया डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। जरा आओ इधर, अपन क्या करते हैं देखो, डी एच, चूंकि एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी, तो डी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस के वी डी पी। जरा ये वैल्यू ले आओ इधर, क्या आता है, डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस के वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस के एस डी टी।
अपन जानते हैं डी यू इक्वल टू क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी बी, ये भी कई बार पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। आ जाओ, डी जी इक्वल टू टी डी एस माइनस के पी डी वी प्लस के पी डी वी प्लस के वी डी पी माइनस के टी डी एस माइनस के एस डी। देखो टी डी एस तो डी जी का वैल्यू क्या आ गया, वी डी पी माइनस के एस डी। अपन बात कर रहे हैं स्थिर आयतन की, यदि P कांस्टेंट हो, इसका मतलब अगर P कांस्टेंट है तो dP इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब dG इक्वल टू माइनस के एस डी टी। यदि परिवर्तन अल्प है, अगर परिवर्तन कैसा है, अल्प है, स्मॉल चेंज है, इसका मतलब S इक्वल टू माइनस डेल जी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन 1, तो क्या कहते हैं अपने, समीकरण 1 कह सकते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं समीकरण का जरा आ जाओ, समीकरण 1 का स्थिर t के लिए t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक, एक बार इसका फिर से अवकलन कर देते हैं। और जो भाई डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू माइनस के डेल स्क्वायर जी ओवर डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट। अब जरा सुनो, फिर वही बात, अपन को पता है क्या, क्योंकि डेल एस क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू टी डेल एस होता है। अपन को अगर डेल एस चाहिए तो डेल क्यू अपॉन टी, और अगर डेल क्यू अपॉन टी रखना चाहो तो डेल क्यू अपॉन डेल टी 1 अपॉन टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट। सब जी सुनो, इधर भी पी का कांस्टेंट है, उधर भी पी का कांस्टेंट है, भेज दो, और अगर भेज दोगे तो क्या आएगा, डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस के टी डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट पी। अपन क्या करते हैं, ये जो डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी है, इसको क्या कर लेते हैं, इसको सी पी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू किसका हो गया, सी पी का है। चलो तो लिख देते हैं, सी पी इज इक्वल टू माइनस के टी डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट। हो गया, चलो कोई बात नहीं। बताओ, हो गया क्लियर। आगे बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, ठीक है। नाम है प्रावस्था संतुलन। चलो
अगला टॉपिक है प्रावस्था संतुलन के बारे में बात। देखो भैया, नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जो पदार्थ होता है, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा भी है। ठोस, सॉलिड बोलते हैं, हाँ, द्रव, लिक्विड बोलते हैं, गैस। एक अवस्था आती है प्लाज्मा, और एक अवस्था होती है बोस कंडेंसेशन, बोस संघनन, हाँ। जनरली ये दो और दो अवस्थाएं, अपन का काम क्या है, अपन इन 3 अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में अपन को पदार्थ की 3 अवस्थाओं से काम है, ठोस, द्रव और गैस से। जरा आओ इधर, ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ठीक है। जरा इसके बारे में बात, वो कहता है कि इन तीनों अवस्थाओं में से किन्हीं 2 अवस्थाओं के साम्य में होने के लिए, अगर मान लो हमारे पास ये 3 स्टेट हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है, इन 3 में से 2 अवस्थाओं के किसमें साम्य में होने के लिए, इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, ताप तथा दाब का मान निश्चित होना चाहिए। वो कहता है पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से किन्हीं 2 अवस्थाओं के साम्य में होने के लिए उसके ताप और दाब का मान क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ठीक, एक बात, जरा दूसरी बात सुनो। अपन क्या करते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं मान लेते हैं, ठीक। जरा देखो इधर आओ, माना पदार्थ की 2 अवस्थाएं, अपन 2 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। माना पदार्थ की, अच्छा इनको वो अवस्थाएं, जिस वर्ड को अपन अवस्था बोल रहे हैं वही प्रावस्था भी होती है, हाँ, अवस्था ही प्रावस्था है, उसका कोई ऐसा कोई खास अलग से मीनिंग नहीं है। जिसको अपन स्टेट बोल रहे हैं वही प्रावस्था है। माना पदार्थ की 2 प्रावस्थाएं, अपन मान के चलते हैं पदार्थ की 2 प्रावस्थाएं ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें अणुओं की संख्या मान लेते हैं, एक में n1 है, एक में क्या n2 है, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स हो गए, ठीक है। अपन मान लेते हैं इसकी एंट्रोपी S1 है, इसकी एंट्रोपी S2 है। अपन और तीसरी चीज मान लेते हैं, इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, U2 है। एक की आंतरिक ऊर्जा U1 है, एक की आंतरिक ऊर्जा क्या है, U2 है, ठीक है। एक की गिब्स फ्री एनर्जी G1 है, दूसरे की गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, G2 है, ठीक है। एक का आयतन V1 है और एक का आयतन क्या है। सुनो, अपन ने क्या किया, अपने पदार्थ की 2 प्रावस्थाएं मानी, ठीक है, और दोनों में पार्टिकल्स के नंबर मान लिए, एक में n1 है, एक में n2 है, एक में s1 है, एक में s2 है, एक में u1 है, u2 है, g1 g2 v1 v2। अपन क्या चाहते हैं, अपन इनसे मिला के एक क्या बनाना चाहते हैं, एक ऐसा निकाय बने जो साम्य अवस्था में रहे। तो जरा आओ क्या होता है इसमें। अतः दोनों अवस्थाओं के साम्य में होने के लिए दोनों अवस्थाओं के, अगर मान लो पदार्थ की दोनों अवस्थाएं किस में रहे, साम्य में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसके लिए जरूरी क्या होगा, n इक्वल टू n1 प्लस n2, और ये वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट, ठीक। ऐसे ही जो टोटल जो एंट्रोपी बने, साम्य के लिए जो एंट्रोपी बने, S1 प्लस S2, इंटरनल एनर्जी U1 प्लस U2, गिब्स फ्री एनर्जी G1 प्लस G2, और V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये सब के सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, नियत होने चाहिए, ठीक।
जरा काम की बात सुने, हमने क्या कहा, हमने कहा कि प्रावस्था का मतलब पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बूस्ट, कंडेंसेशन। ये जो दोनों अवस्थाएं हैं ये थोड़ी डिफरेंट अवस्थाएं, ठीक है। ऊष्मागतिकी में अपन सिर्फ इन 3 स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और वो कहता है कि ठोस, द्रव, गैस में से किन्हीं 2 अवस्थाओं के साम्य में होने के लिए, अगर 3 में से कोई 2 अवस्थाएं किस में रहें, साम्य में हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ताप और दाब का मान निश्चित होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अपन ने मान लिया पदार्थ की 2 प्रावस्थाएं, एक प्रावस्था में नंबर ऑफ एटम्स n1 है, दूसरी में नंबर ऑफ एटम्स n2 है। ऐसे ही एंट्रोपी s1 s2, इंटरनल एनर्जी u1 u2, गिब्स फ्री एनर्जी g1 g2 और वॉल्यूम v1 v2 है। वो क्या कहता है, अगर दोनों अवस्थाएं साम्य में है तो उसके लिए जरूरी क्या है कि इन दोनों का जो संयुक्त जो मान है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। आपस में तो चेंजमेंट हो जा, n1 n2 कांस्टेंट नहीं है, n1 से n2 में जा सकता है, n2 से n1 में। अभी जब आगे प्रावस्था के संतुलन के बारे में बात करेंगे तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परमाणु आएंगे, अभी पढ़ेंगे अपन आगे, लेकिन कुल मान क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही एंट्रोपी कांस्टेंट रहनी चाहिए, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, और वॉल्यूम भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। जरा देखो एक बार की ये बात, फिर आगे बात करते हैं। आगे सुनो, देखो चलो एक बार की रिजाइन कर लेना भाई, हाँ।